को आगे देखते हैं और आज एक नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं और वो कौन सा है? ज्योग्राफी। हम लोगों ने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को देख लिया, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पूछा जा चुका था क्वेश्चन जैक में, ठीक है, उस पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग ज्योग्राफी की शुरुआत करते हैं और ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक कौन सा देखेंगे? पार्ट ए देखेंगे, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। मतलब इसमें हम लोग देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, उसके साथ ह्यूमन एक्टिविटी को भी देखेंगे, ठीक है। ऑनलाइन के जितने भी बच्चे हैं ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर वाइज नाम यहाँ पे लिखा गया। फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका नेचर है, उसका स्कोप क्या क्या है वो है। चैप्टर का नाम यहाँ पे लिखा है। दूसरा चैप्टर भी विश्व की जनसंख्या, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। थर्ड है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। और फोर्थ चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज। हाँ, मर्ज इसी में, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 4 तक का एक साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन भी एक साथ नहीं होगा, वो इसके बाद एक के बाद एक होगा। तो इसमें 4 चैप्टर को लेकर हम लोग चलेंगे। फर्स्ट शुरुआत करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एंथ्रोपोलॉजियोग्राफी या एंथ्रोपोलॉजियोग्राफी, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? कुमारी एलन सैंपल, रेटजेल, नेक्स्ट है विडाल डिला ब्लास, डार्विन तो इसमें आएगा नहीं, चार्ल्स डार्विन वो बायोलॉजी में। करेक्ट जो इसका स्टेटमेंट है वो है रेटजेल ने ये बुक को लिखा। किसको? एंथ्रोपोलॉजियोग्राफी। ये जो पुस्तक है, ये जो बुक है, इसको किसने लिखा? रेटजेल ने लिखा, रेटजेल महोदय ने लिखा है। ये 1924 में पूछा क्वेश्चन था। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? विच फ्रेंच स्कॉलर फर्स्ट यूज द टर्म पॉसिबिलिज्म? क्या? पॉसिबिलिज्म। अच्छा, पॉसिबिलिटी का क्या मतलब क्या होता है? संभव। यहाँ पे संभववाद की बात किया गया। संभववाद का मतलब होता है जहां पर ऐसा उम्मीद हो, जहां पर ऐसा लगा कि ये हो सकता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि पॉसिबिलिटी होता है 50-50 है, 60-40 है, 80-20 है। मतलब एक होता है ना रेशियो, बोलते हैं ना 20% चांस है कि हो जाएगा, 80 कम लग रहा है, हमको ये कम लग रहा है। तो ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो थॉट है, इसको सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो वो थे लुसियन फैब्रे। ये कौन थे? ये कौन से? फ्रांसीसी विद्वान, फ्रेंच स्कॉलर थे। ये कौन थे? फ्रेंच स्कॉलर। कहां के थे? फ्रांस के थे। इन्होंने ही संभववाद, पॉसिबिलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा? इरेटोस्थनीज। ये तो पता ही होना चाहिए, 11th में भी पढ़ना है। इरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफी। अच्छा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। उनका पुस्तक का नाम क्या था? कब प्रकाशित हुआ था वेल्थ ऑफ नेशन? 1776। उसी तरह एरेटोस्थनीज जो है वो फादर ऑफ जियोग्राफी है, ज्योग्राफी का पिता इसको माना जाता है। किनको? एरेटोस्थनीज को। ये कहां के थे? यूनान के थे, यूरोप के थे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा था कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग। अब ध्यान से समझना, इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी क्यों कहा जाता है? क्योंकि लगभग 185 बीसी के समय, कब? 185 बीसी, 185 बीसी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है बाबू, कहीं साइड में लिख लोगे। 185 बीसी के समय इन्होंने जो जियोग्राफी शब्द है इसका प्रयोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए, स्टडी ऑफ अर्थ, फॉर स्टडी ऑफ अर्थ के अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके बारे में जानकारी के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। कोई डाउट यहां तक? फादर ऑफ जियोग्राफी। तो जियोग्राफी शब्द सबसे पहले इन्होंने ही प्रयोग किया था। किन्होंने? इरेटोस्थनीज ने। जिस वजह से इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफी। निम्न में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन ज्योग्राफी? अब यहां पूछा है कि मानव भूगोल। बोलोगे सर मानव भूगोल क्या होता है? देखो, मानव भूगोल वह भूगोल होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी वह ज्योग्राफी होता है जिसमें हम लोग ह्यूमन और ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं। मानव भूगोल वह भूगोल होता है या भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम लोग मनुष्य और मनुष्य से संबंधित गतिविधियों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। वही हुआ मानव भूगोल। यहाँ पे ऑप्शन देखो, प्रत्यक्षवाद, ठीक है, एम्पिरिसिज्म। नेक्स्ट है पॉसिबिलिज्म, समुद्र विज्ञान, मानव विज्ञान या मानववाद। तो यहां पे क्या बोला है कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो समुद्र क्या मानव से संबंधित है क्या? समुद्र के बारे में हम लोग किसमें पढ़ते हैं? ओशियनोग्राफी में। किसमें पढ़ते हैं? ओशियनोग्राफी में। ह्यूमन्स के बारे में ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो इसमें कौन नहीं मिल रहा है? ये इसका अपवाद है। ओशियनोग्राफी ये ओशियन से। अब यहां पे बात किया है मनुष्य का, समुद्र कहां से आ गया भैया? समुद्र नहीं ना आएगा। ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान तो इसमें नहीं आएगा। जिसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ऑप्शन
सी। कमेंट देखना, देखो चलो नथिंग, कोई नहीं। गुड आफ्टरनून कुमकुम पूजा। चलो ठीक है, क्लास को देखते रहो, समझते चलते हैं। निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी यहाँ पे क्या पूछा है? डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। मतलब यहाँ पे 4 कारक दिया है, वह कौन सा कारक है, वह कौन सा कारण है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? जनसंख्या के वितरण मतलब कुछ जनसंख्या यहां पर भी है, वहां पर भी, यहां पर भी। लोगों, जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमंस है, वो कहां रहना पसंद करेंगे? कहां रहना पसंद करेंगे? जहां का जलवायु ठीक ठाक हो, क्लाइमेट अच्छा हो, जहां की मिट्टी अच्छी हो, सॉइल हो, खेती बाड़ी करेंगे, जल की उपलब्धता, वाटर अवेलेबिलिटी होगा ना, पानी होगा, वहीं पर ना लोग रहेंगे। यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? इनमें से सभी। ये सभी फैक्टर, ये जो 3 फैक्टर है ना, ये 3 फैक्टर एक ऐसे फैक्टर है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। मतलब ज्यादा जनसंख्या को के बसने का मौका देता है। ये कहीं का जलवायु बहुत बढ़िया तो वहां पे लोग बसेंगे, पानी है अच्छा, मिट्टी अच्छी है तो वहां पर लोग बसेंगे ही बसेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तभी लोग वहां पे रहेंगे, जनसंख्या वहीं पे निवास करेगी जहां पर ये सभी चीज होगा। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला जो फैक्टर ये सभी है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, बुतरू वाला क्वेश्चन है, एशिया। एशिया सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी यहीं पर है। ऐसे बोला जाता है लगभग 4 अरब, लगभग टोटल 8 अरब पॉपुलेशन है विश्व में। पूरा 7 बिगेस्ट कॉन्टिनेंट को अगर हम लोग देखें, जैसे एशिया हो गया, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका जिसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, ग्रीनलैंड वाला पार्ट जो आता है, उसके अलावे नॉर्थ पोल, साउथ पोल। साउथ पोल में तो ऐसे भी कोई नहीं है, ठीक है। ये जो 7 बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है, उसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो एशिया में है। टोटल हॉल पॉपुलेशन की बात करोगे तो 8 अरब माना जाता है। तो एशिया इसका होगा करेक्ट आंसर। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट अब इसमें पूछ दिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जलवायु है। वहां पे देखे थे कारक, यहां पे बोला है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बताओ। वहां पे सिर्फ फैक्टर पूछा था, यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? जलवायु। अब पूछोगे कैसे सर? जलवायु कहीं का समझो कि कहीं पर मिट्टी बहुत अच्छा है, हाँ, पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां का जलवायु ठीक नहीं है। एग्जाम्पल साउथ पोल, पोल वहां पे पानी ही पानी है ना। अंटार्कटिक ओशियन है, वहां पे समुद्र है, पानी ही पानी है, लेकिन वहां पर जलवायु ठंडा है। अब ठंडा क्षेत्र में कौन सा खेती करोगे? सनलाइट वहां पे पहुंचता नहीं। पोल्स में 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने का रात होता है। तो जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करोगे तो वो होता है क्लाइमेट। अगर जहां की जलवायु ठीक है तो सब ठीक हो जाएगा। अगर वहां का जलवायु ही ठीक नहीं है, जैसे रेगिस्तान ले लो, बड़ी गर्मी, मिट्टी तो है, रेत तो है, ठीक है, लेकिन वहां पे बहुत गर्मी, कैसे सर्वाइव करोगे? पोल्स चले जाओ, ध्रुव, वहां पर बहुत ठंडा, सब चीज है वहां पे, ठंडी में कैसे सर्वाइव करोगे? तो जलवायु इंपॉर्टेंट फैक्टर है। निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? लो पॉपुलेशन ये वाला जो कंट्री है, ठीक है, वो कौन सा है? ठीक है, कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो वो है ओशानिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया और नजदीक द्वीप समूह। ऑस्ट्रेलिया और कौन सा उसके नजदीक जो द्वीप समूह है, जैसे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड वहीं पे, ऑस्ट्रेलिया के बगल में। यहां देखो, ये देखो मैप, ओशियानिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया। ये देखो न्यू कैलेडोनिया, टोंगा, ये समाया, फिजी, उसके बाद ये है वेनेटू, सोलोमन आइसलैंड, तुवालू, ठीक है। ये सब जितने भी दिख रहा है छोटा छोटा आइलैंड्स कंट्री, यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो लो पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पे, इस वाले क्षेत्र में, मतलब कम जनसंख्या का आवास है। देखो यहाँ पे न्यूजीलैंड, ये सब था, ठीक है, इसी की बात यहाँ पे पूछा था। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एशिया, लो पॉपुलेशन डेंसिटी सोमानिया वाला, ओशियानिया वाला क्षेत्र है, मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके अलावा उससे सटे हुए जितने भी छोटे छोटे आइलैंड हम लोग देखे वो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा बन गया? अभी भारत है, भारत ही है ना, 150 करोड़। अभी 2027 में जनगणना होगा, जनगणना भी हुआ नहीं है, कब होगा? 2027 में, तब पता चल ही जाना है। चाइना को भी पछाड़ चुका है इंडिया पॉपुलेशन में। विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग में निवास करती है? तो वो 20% जो स्थल है उस पर निवास करती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर विश्व में 100% जनसंख्या है ना, तो 90% जनसंख्या
20% जनसंख्या 20% स्थल में वो निवास करती है। अब नहीं समझ में आया होगा, हमको पता है, आवाज सही समझ में आ रहा है, चेहरा से ही पता चल जा रहा है। देखो ये 71% क्या है, वाटर है ना पृथ्वी में। 70 से 71% क्या है, वाटर बॉडी। बाकी जो बच रहा है 29% ये लैंड है। तो यहां पे 29% में टोटल पॉपुलेशन 100% मान लो। सिंपल समझो ना, पानी में कौन रहेगा, सब तो जमीन में है ना, 100% जनसंख्या। अब इस 29% में जो 20% जो सिंगल लैंड है ना, भूमि है, उसमें 90% जनसंख्या यहीं पे रहती है 20% में। बाकी 9% जो बच रहा है उसमें 10% पॉपुलेशन रहता है। ये यहां पे क्वेश्चन पूछा था। 29% में 20% जो है वहां पर 90% पॉपुलेशन क्या करता है, निवास करता है। क्लियर है, इसलिए यहां पे क्या लिखा था 20%। समझ में आ गया ना वो। निम्न में से कौन सी जननांकिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था है, यहां पे बोल रहा है डेमोग्राफिक ट्रांसलेशन की बात कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज इसका क्या है, मतलब यहां पे बोल रहा है कि जनसंख्या कब बढ़ती घटती है। जनसंख्या देखो, पॉपुलेशन जो है ना, पॉपुलेशन को हमेशा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर ज्यादा जनसंख्या है तो भी समस्या, कम जनसंख्या है तो भी समस्या। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, इसका फर्स्ट स्टेज क्या है, जब वहां पर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर हो। मतलब जितना आदमी जन्म ले रहा है उतना मर भी रहा है, तो इससे क्या होगा, वो बैलेंस रहेगा। क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। ज्यादा जनसंख्या भी समस्या, कम जनसंख्या भी समस्या, तो उसको एक इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। वो यहां पे बोला फर्स्ट स्टेज उसी का है। निम्न में से कौन सा पुल आकर्षक फैक्टर है, यहां पे ऑप्शन पहले देख लो। निम्न अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, युद्ध या फिर रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यहां पे देखो, यहां पे ये टर्म क्या बोला पता है, कि वह कौन सा, या इन चारों में वह कौन सा फैक्टर है, इन चारों में वह कौन सा फैक्टर है जो जनसंख्या को बढ़ाता है, जनसंख्या को वितरित करता है, जनसंख्या को सहारा देता है। तो वो कौन होता है, रोजगार। युद्ध होगा तो जनसंख्या कम हो जाएगा, मरेगा ना लोग। बेरोजगारी रहेगा तो भटकेगा इधर उधर। देखो लोग जब बेरोजगार होता है ना, बेरोजगार, तो उसको कुछ भी काम करने बोल दो, चाहे वो मर्डर हत्या कुछ भी वो करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर वहां पे रोजगार का अवसर हो, एम्प्लॉयमेंट हो वहां पे, तो वहां पर इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलता है। ये यही वो फैक्टर होता है। अमेजन नदी बेसिन किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है, यहाँ पे जो किसकी बात कर रहे हैं, अमेजन रिवर बेसिन। अच्छा, ये अमेजन फॉरेस्ट कहां पे है, अमेजन फॉरेस्ट कहां पे है, अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पूरे पृथ्वी में 20% ऑक्सीजन वो अकेले प्रोड्यूस करता है। ब्राजील में है अमेजन का जंगल, कहां पर, ब्राजील में। तो यहां पे बोल रहा है कि यहां की जनसंख्या किस तरह की है, तो यहां विरल जनसंख्या पाया जाता है। विरल मतलब कम, बहुत कम पॉपुलेशन यहां पे पाया जाता है। विरल मतलब कम, ज्यादा नहीं, कम। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, कहां पर केंद्रित है, प्लेन्स एरिया में है, मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। पर्वतीय क्षेत्र में कम मिलेगा, कौन पसंद करेगा पहाड़ में रहना, ट्राइबल्स लोग, लेकिन वो उनकी जनसंख्या भी तो कम है। सबसे ज्यादा लोग कहां मिलेंगे, नदी और नदी के किनारे वाला क्षेत्र को ही बोल रहे हैं प्लेन। नदी जहां से गुजरती है और नदी का दोनों हिस्से में जो भी भूमि है वहां पर रहना पसंद करते हैं। जैसे एग्जांपल भारत की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश, गंगटिक और यमुना, गंगा और यमुना प्लेन में है ना, वो गंगा का मैदानी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश, बिहार, वहां पे देखो कितना जनसंख्या, स्टेट वाइज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का है, यूपी का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वो नदी के किनारे और वहीं पर लोग ज्यादा पसंद करते हैं रहना। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पे मिलेगा, पर्वत में मिलेगा, पठार में मिलेगा, मैदानी क्षेत्र प्लेन्स एरिया में बनेगा, या फिर मरुस्थल में। मरुस्थल तो एकदम गलत हो जाएगा, पठारी पर्वतीय क्षेत्र भी नहीं होगा। अब 50-50 इसमें तो, लेकिन सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे पसंद करेंगे रहना कहाँ, मैदानी क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि नदी के किनारे वाला जो मिट्टी है काफी फर्टाइल होता है। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बात कर रहा है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा जावा में पाया जाता है। ये आइलैंड है, जावा आइलैंड, जो किधर है, आसियान कंट्री, याद है क्या, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, सुमात्रा, वहां पर एक जावा आइलैंड है। वहां पर सबसे कम देखने को मिलता है, कौन सा, जनसंख्या घनत्व, सॉरी सर्वाधिक देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब बोलोगे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, देखना पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया मान लो, जैसे 1 किलोमीटर का एक एरिया है। अब 1 किलोमीटर के एरिया में 10 कदम के बाद या फिर 1 किलोमीटर के बाद कितना लोग मिल रहा है। अगर ज्यादा मिलेगा तो वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, अगर कम मिलेगा तो वहां पर कम है। 1 किलोमीटर में समझ लो 10,000 आदमी है, और कहीं दूसरे क्षेत्र चले जाए वहां पर 4,000 आदमी है, तो डेंसिटी कहां है ज्यादा, जहां पर 10,000 मिल रहा है। निम्न में से कौन सा देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो वो किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है। किसका,
ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम है जनसंख्या घनत्व, क्योंकि वो साउथ पोल से सटा हुआ देश है, ठंडी ज्यादा होता है वहां पर, इसलिए ठंडे क्षेत्र में लोग रहना पसंद नहीं करते। निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक, किसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, भारत से ऊंचा नहीं है, तो वो है सोमालिया का। अब बोलोगे सर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है? देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो यूएनडीपी लेके आता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक संस्था है, यूएनडीपी। तो यूएनडीपी एक सूचकांक जारी करता है, एक इंडेक्स जारी करता है, जिसका नाम होता है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या बतलाता है कि किसी पर्टिकुलर देश के लोगों की व्यथा कैसा है, स्थिति कैसा है, वो कैसा, उनका रोजगार का अवसर कैसा है, किस तरह का वो उनका रहन सहन कैसा है, किनका कितना वो इनकम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, किनका वो एक दिन में कमाते हैं, एक साल में कितना कमाते हैं, तो उसको ये बताता है मानव विकास सूचकांक। मानव की आर्थिक गतिविधियों के बारे में समझाता है। तो ये बोल रहा है कि भारत से आगे किसका नहीं है, मतलब भारत से ऊंचा नहीं है, तो किसका है? सोमालिया का। बाकी ये तीनों का भारत से ज्यादा है। श्रीलंका का भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया से ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है ना, भारत का बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। सोमालिया कहां पर है? अफ्रीकन कंट्री है ये, ठीक है, ये अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में, साउथ नॉर्थ अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास सूचकांक में नहीं आता, मतलब ह्यूमन हायर ह्यूमन डेवलपमेंट में नहीं है? वो कौन सा है? मिस्र है। मिस्र का भी कम है, मिस्र का क्या है? कम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो वो कौन सा देश है? नॉर्वे। याद रखना, नॉर्वे। नॉर्वे कहां पर है, कहां लोकेटेड है नॉर्वे? नॉर्थ पोल। अब देख लो नॉर्वे कहां है। वहां का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो सबसे ज्यादा है नॉर्वे का। नॉर्वे नॉर्थ पोल की तरफ है। देखो ये दिख रहा है, मैपिंग दिख रहा है बाबू, देख यहां पे दिख रहा है, ये है स्वीडन, ये है नॉर्वे, ये है येलो वाला नॉर्वे। नॉर्वे यहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज्यादा है। अभी किसकी हम लोग बात किए थे? सोमालिया, वही देखे थे ना अभी हम लोग। ये है सोमालिया अफ्रीका, ये है इजिप्ट, मिस्र यहां पर है, ये है मिस्र अफ्रीका में ही है, ठीक है। उसके बाद कौन सा छूटा हुआ था? वियतनाम, ताइवान। चलो अभी हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका है? नॉर्वे का सबसे बेहतर है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? यहां पे बोल रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसकी देन है? इसको किसने दिया है? यहाँ पे कुछ नाम लिखा है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अच्छा, अमर्त्य सेन के बारे में भी, अमर्त्य सेन कौन थे पता है? अमर्त्य सेन भारत के बहुत मतलब विख्यात एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स से। कौन? अमर्त्य सेन। इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ा जाता है, अमर्त्य सेन के बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, डॉक्टर महबूल हक के बारे में भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अमर्त्य सेन ये नहीं थे, महबूल उल हक थे। इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। ये कहां के थे? पाकिस्तान के थे ये। और ये जो अवधारणा है कब दिया गया था? 1987 में, कहीं लिख लेना। 1987 में मानव विकास सूचकांक या मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, 1987 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भी इसमें नहीं थे, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का रोल किसमें है? डॉक्टर मनमोहन सिंह का रोल किसमें है? कौन से पॉलिसी में है? कौन से मॉडल में है? एलपीजी मॉडल 1991 में आता है, 90-91 के समय एलपीजी आता है। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर, वो वित्त मंत्री थे। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया में एलपीजी मॉडल को लाने में, क्लियर है। और उस समय सरकार को किनका था? प्रधानमंत्री कब थे एलपीजी के समय? कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। तो ये महबूब उल हक ने ही ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को दिया। कब दिया? 1987 में। यहां पे क्या बोल रहा है कि मेजर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसको किससे मेजर किया जाता है? मेजरमेंट किससे किया जाता है? तो वो उसके लिए जो कुछ क्राइटेरिया है, देखो यहां पे ध्यान से समझना इसको। बात है मानव विकास का। तो मानव अपना विकास कब कर सकता है? ह्यूमन अपना डेवलपमेंट कब कर सकता है? जब उसके पास हेल्थ फैसिलिटी हो, एजुकेशन हो, संसाधनों तक पहुंच, एक्सेस टू रिसोर्सेस,
ये यहाँ पे संसाधन की बात किया जा रहा है, रिसोर्सेज की बात किया जा रहा है। इट मीन्स नेचुरल एंड मैन मेड दोनों, ठीक है, टुगेदर रिसोर्सेज की बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये जब तीनों देखा जाता है ना कि किसी भी देश की अगर बात करें भारत की, तो भारत में स्वास्थ्य का क्या स्थिति है, शिक्षा का क्या स्थिति है, संसाधनों का क्या स्थिति है, ठीक है। तो इनमें से सभी वो फैक्टर होगा जो ह्यूमन डेवलपमेंट को इंडिकेट करते हैं। जिस देश की जनता के पास अगर ये तीनों है तो वहां का मानव विकास सूचकांक या मानव विकास जो है वो काफी बेहतर माना जाता है। तो 3 क्राइटेरिया, स्वास्थ्य सुविधा अच्छा होना चाहिए, शिक्षा अच्छा होना चाहिए और संसाधन रिसोर्सेज बेहतर होना चाहिए। और रिसोर्सेज में 2 तरह का रिसोर्सेज, मैनमेड और नेचुरल, ठीक। मानव विकास का कौन सा उपयोग या उपागम, सॉरी अप्रोच की बात कर रहा है, विच अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट वाज प्रोपेंटेड बाय प्रोफेसर अमर्त्य सेन, मतलब किनके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया, इसमें से कौन सा वो उपागम है। फर्स्ट है आय उपागम, इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच, और लास्ट जो है वो कैपेबिलिटी अप्रोच, क्षमता उपागम। ये जो है ये डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा, ठीक है, दिया गया है। कौन सा अप्रोच, कैपेबिलिटी वाला, ठीक है, कैपेबिलिटी अप्रोच। इसमें वो क्या कहते हैं पता है कि जनसंख्या को ये सब सुविधा मिल रहा है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, संसाधनों का, ठीक है, रिसोर्सेज का, क्या वह उसको पाने के लायक है या उसके अंदर वो क्षमता है, उस चीज की ये बात करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो अप्रोच है वो है कैपेबिलिटी अप्रोच। प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती, यह कथन निम्न में से किस देश के संदर्भ में सही है। फिजिकल प्रोग्रेस कैन नॉट बी मेड टू द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस, द स्टेटमेंट इज टू विथ रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। ये किसका स्टेटमेंट है, भूटान का। और पता है ये स्टेटमेंट कौन दिया था, भूटान नरेश, यहां पे लिख लेना। भूटान का राजा हुआ जिग्मे सिग्मे वांगचुक, क्या था, जिग्मे सिग्मे वांगचुक, 1972, भूटान नरेश। अच्छा एक और इंडेक्स भी है इकोनॉमिक्स में, हम लोग टोटल 17-18 इंडेक्स पढ़ते हैं, 17-18 मोटा मोटी, उसमें एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी है। कौन सा, हैप्पीनेस इंडेक्स। तो वो भूटान नरेश के द्वारा दिया जाता है 1972 के समय, तो भूटान उसमें है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित उपागमों में से किसको मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। यहाँ पे आईएलओ की बात यहाँ पे किया जा रहा है, किसका, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पता है ये आईएलओ जो है ना, ये जो आईएलओ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका ब्रांच दुनिया के लगभग सभी देशों में। अच्छा अभी वर्तमान में कितने देश हैं, हाउ मेनी कंट्री इन करेंट सिनेरियो द वर्ल्ड, उसमें कितने देश है अभी, लगभग 200, कितना, लगभग 200। अब यहाँ पे अबाउट लगा, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो लगभग 200 कंट्रीज है। तो 200 कंट्रीज में से लगभग देश में आईएलओ का क्या होगा, ब्रांच होगा, शाखा होगा, ठीक है। ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत जो था, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, आधारभूत आवश्यकता उपागम, बेसिक नीड्स, जो लोगों का बेसिक नीड है। हम लोगों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना पीना, कपड़ा मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चाहिए ना, तो बेसिक नीड्स की ये बात करते हैं, ठीक है। उसी को बोला गया बेसिक नीड अप्रोच। कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट का मेजर एरिया इसमें से नहीं है, संसाधनों तक पहुंच ये होना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट ये चाहिए ना। लंबा और स्वास्थ्य जीवन, शिक्षा एकदम आ गया। आर्थिक हानि नहीं, इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। किसके अंतर्गत नहीं आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत, ठीक है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात किया जाए तो ये 3 फैक्टर वहां पे होना चाहिए, ठीक है, एक्सेस टू रिसोर्सेज, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ एंड एजुकेशन, ये 3 होना चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक डिसएडवांटेज यही नहीं होना चाहिए, आर्थिक हानि नहीं। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था, तो अभी आ गया यहाँ पे, यही है डॉक्टर महबूब उल हक। ये कहाँ के थे, पाकिस्तान के बहुत जाने माने बहुत बड़े, ये कौन थे, अर्थशास्त्री थे। और इनको नोबेल भी मिला था, याद रखना, मतलब अमर्त्य सेन को मिला था नोबेल 1997 में। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था, वही रिपीट हुआ वहां पे, ठीक है, महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक। कौन सा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 28वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर जैसे खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, वह कौन सा है, तो भूमध्य सागरीय कृषि, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर।
यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें कुछ प्रकार का कृषि के बारे में बतलाया गया है। तो इसमें से कौन सा कृषि में अंगूर जैसे खट्टे और रसदार फलों की खेती की जाती है, किस क्षेत्र में की जाती है, किस तरह का कृषि, तो वो है भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, कौन सा? भूमध्य सागरीय कृषि। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनमें से वह कौन सा काम है। देखो यहाँ पे हम लोग 4th चैप्टर में आ गए, प्राइमरी। अच्छा, अगर सेक्टर्स की बात करोगे, ठीक है, अगर क्रियाकलाप की बात करोगे तो 4-5 तरह के हम लोग पढ़ते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी, क्विंटली, ये 4-5 पॉइंट हम लोग देखते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचक। तो यहाँ पे बोला है कि इनमें से वह कौन सा एक्टिविटी है जो रूरल एरियाज में होता है सबसे ज्यादा, मतलब गांव के लोग सबसे ज्यादा करते हैं। ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। करेक्ट कौन सा होगा इसमें? प्राइमरी होगा। क्यों? क्या करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लोग सबसे ज्यादा? जीवन निर्वाह के लिए गांव के लोग सबसे ज्यादा किस काम को करना पसंद करते हैं? खेती, कृषि। तो एग्रीकल्चर जो है, माइनिंग जो है, ये सब किस में आ रहा है? एनिमल हस्बेंड्री जो है वो किस में आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर में आ रहा है। इसलिए ये यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा प्राइमरी सेक्टर। अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर किस में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में कौन सा एक्टिविटी आता है? मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। टर्सरी सेक्टर में क्या आता है? सर्विस सेक्टर। और क्वार्टरनरी और ये चतुर्थ और पंचक में क्विंटी और क्वार्टरनरी में क्या आता है? देखो पता है सेक्टर 3 प्रकार का ही होता है, ध्यान से समझना। लेकिन बोलोगे नहीं सर चौथा भी पढ़ते हैं, पांचवा भी पढ़ते हैं, ठीक है, चौथा भी पढ़ते हैं और पांचवा भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तो चौथा पांचवा पढ़ने का कारण क्या है? चतुर्थ और पंचक जो है ये इसी का ही पार्ट है, टर्सरी सेक्टर का ही एक पार्ट है। इसमें एक्चुअली क्या है ना, चतुर्थ में उसको रखा जाता है जो मतलब हायर पोस्ट पे जो आसीन होते हैं, ठीक है, ऐसे ऑफिसर्स को रखा जाता है। लेकिन ऑफिसर जो है, एग्जांपल हम लोग कलेक्टर की बात करें, एसपी, डीएसपी, आईजी जो है, वो भी तो सर्विस दे रहा है, सेवा दे रहा है। वो भी क्या दे रहा है? सर्विस। पुलिस का काम क्या होता है? वो तो पब्लिक सर्वेंट है, वो भी सर्वेंट है, सेवा दे रहा है ना। तब बोलेगे नहीं उसको टर्सरी में क्यों नहीं रखे, चतुर्थ और पंचक में क्यों रखे? लेकिन उनका एक औहदा है। क्या है? औहदा है, एक पद है, इस वजह से इसको बांट दिया गया। अर्थशास्त्रियों में ये विचार चला कि नहीं इसको टर्सरी से हटाकर कुछ अलग सेक्टर में इसको बांट देती, इसलिए वो आगे बढ़ता है। लेकिन कॉमनली देखें बेसिकली 3 प्रकार का ही होता है, चौथा, पांचवा, तीसरा का ही पार्ट है। तो इसमें करेक्ट आंसर है प्राइमरी। चलो आगे। रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? यहाँ पे क्या बोला? कलेक्टिव फार्मिंग की बात किया जा रहा है। कलेक्टिव फार्मिंग, कलेक्टिव का अर्थ होता है जब एक से अधिक लोग मिलकर क्या करें? खेती करें, फार्मिंग करें, खेती करें। तो उसको रसिया में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर नाम है क्या है? कोलखोज। ये वहां का टर्म है, रूसी टर्म है, ठीक है, कोलखोज। भारत में सहकारी कृषि उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सहकारी, कोऑपरेटिव। चलो नेक्स्ट है स्थानांतरणशील कृषि को लदांगा कहा जाता है। यहाँ पे किस देश में इसको कहा जाता है? तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया में। अच्छा, स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग कल्चर, एग्रीकल्चर। क्या होता है इसका अर्थ? शिफ्टिंग। बड़ा आसान से समझ लेना, ठीक है। हम लोग प्याज रोपते, क्या रोपते हैं? प्याज रोपते हैं ना, तो प्याज का पहले बीज लगाते हैं, फिर छोटा छोटा होता है प्याज पौधे की तरह, फिर उठा के उसको दूसरा जगह शिफ्ट करते हैं, कीचड़ विचड़ करके फिर लगाते हैं ना। बाद में तो क्या करते हैं, एक स्थान से उठाकर वहां पे दूसरी जगह उसको शिफ्ट करते हैं। समझाने के लिए बता रहे, प्याज मत बोल देना इसमें कि प्याज होता है, समझाने के लिए बता रहे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम ऑफ ट्रक फार्मिंग। क्या बोलेंगे? ट्रक में फार्मिंग होता है क्या? ट्रक में खेती होता है क्या? लेकिन वो किस में, उसका रोल किस में होता है? ट्रांसपोर्टेशन में। किस में होता है? ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ट्रक फार्मिंग। अब इसमें ये बच्चा कोई ये नहीं समझ लेना कि ट्रक में फार्मिंग होता है, आलू और प्याज रोपा जा रहा है, ये कुछ नहीं है। क्योंकि अभी प्याज का ही टाइम चल रहा है, इसलिए प्याज निकल रहा है मुंह से। चलो, तो यहाँ पे बोल रहा है का दूसरा नाम क्या? अनदर नेम पूछा है। रेशम उत्पादन कृषि एकदम नहीं होना, रेशम तो अलग हो जाता है, कॉटन वस्त्र में आ जा रहा है ना, तो ये एकदम नहीं होगा। अंगूर तो उत्पाद, ठीक है। नेक्स्ट है फसल व सब्जी की कृषि, ये विपणन, बागवानी होता है। मार्केटिंग ग्रेडिंग होता है इसमें, ठीक है, मार्केट ग्रेडिंग। अब बोले मार्केट ग्रेडिंग क्या होता है? अब क्वेश्चन उठेगा कि ये स्टेटमेंट सही है तो क्यों है, तो इसके पीछे कारण क्या है? जितना ट्रक्स जो होता है, ट्रक बड़े बड़े जो वाहन है, वो मंडियों तक, बाजारों तक
सामानों को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं बड़े बड़े मंडियों तक, बड़ा बड़ा जो मार्केट होता है, बड़ा बाजार जो होता है, तो वो भी क्या कर रहा है मार्केट। अच्छा, ट्रक जो सर्विस दे रहा है ना, ट्रक भी क्या दे रहा है, सर्विस। वो किस सेक्टर में आ गया फिर, सर्विस सेक्टर में आ गया, मतलब टर्सरी में आ गया ना, वो तृतीय क्रियाकलाप में वो आ गया। तो इसको इसलिए बोला जा रहा है ट्रक फार्मिंग का मतलब ये क्या होता है कि वस्तुओं को मार्केट तक की ले जाने में क्या करता है, कंट्रीब्यूशन देता है, कंट्रीब्यूट करता है, मतलब पहुंचाने का ये काम करता है। इसलिए इसका दूसरा नाम हो जाता है विपणन बागवानी या मार्केट ग्रेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर संबंधित है। कल्चर तो समझ में आया था, एग्रीकल्चर तो समझ में आया था, या हॉर्टिकल्चर क्या है, देखते हैं। ये इकोनॉमिक टर्म है। देखो यहां पे हम एग्जांपल लेके समझाते हैं। एग्रीकल्चर, फर्स्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पहला है और दूसरा हॉर्टिकल्चर को ले लेते हैं। देखो एग्रीकल्चर में, कृषि में हम लोग किसकी, मतलब किसकी खेती करते हैं, किसका प्रोडक्शन किया जाता है एग्रीकल्चर में, अनाजों का। किसका, अनाजों का, भारी अनाजों का, हैवी सीड से बोल सकते हैं। ठीक है, लाइक राइस हो गया, चावल हो गया। अच्छा, चावल के बारे में भी हम समझाए थे ना कि चावल एक ऐसा फसल है जिसको उपजाने में सबसे ज्यादा पानी का यूज होता है, उसके अलावा और कोई फसल ही नहीं है। सबसे ज्यादा चावल और सबसे ज्यादा उसको टाइम भी लगता है, 3-4 महीने वो खा जाता है, तो सबसे ज्यादा खेती। लेकिन एग्रीकल्चर में हम लोग भारी अनाजों की खेती करते हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर में हम लोग जो हल्के अनाज होते हैं, मतलब हल्के जो फसल होते हैं, जैसे फल और सब्जियां। फल और सब्जी क्या ये हैवी खाना है, मतलब भारी खाना है या नॉर्मल है? लोग तो सैलेड वगैरह लेता है तो वो काफी हल्का होता है, जल्दी पच जाता है, ब्रेकफास्ट में लोग इसको यूज करता है। तो ये टर्म जो चेंज हुआ है एग्री और हार्टी, बीच का बाद का सिंपल है कल्चर कल्चर, लेकिन हार्टी और एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में हैवी हो जाएगा और ये उससे कम, भारी नहीं। ठीक है, हल्का। तो इसलिए इसमें फल और सब्जियां आएगा, अन्न इसमें नहीं आएगा। अन्न किस में आएगा, एग्रीकल्चर में आएगा। ठीक है, दाल भी उसी में आ जाएगा, पल्सेस ये भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा। फ्लावर वो अलग हो जाएगा, वो बागवानी खेती होता है, बागवानी कृषि होता है। ठीक, राबी और खारिफ तो पढ़े थे ना, राबी, खारिफ, जायद। चलो कमेंट देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है, रोपने वाला फसल कौन सा है, प्लांटेशन क्रॉप कौन सा है? ऑप्शन देखो, क्या कुछ कमेंट है क्या? और कौन कौन जुड़ा? चलो यहाँ पे पूछा रोपण फसल कौन सा है। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप, ये 22 का पूछा क्वेश्चन है। गेहूं, चावल, मक्का, चाय। देखो यहाँ पे ना अगर एलिमिनेट करते तो खुद ब खुद समझ में आ जाता है। गेहूं और चावल एकदम नहीं होने वाला। ठीक है, मक्का इसमें और इसमें पॉसिबिलिटी लगता है, लेकिन चाय जो है इसको रोपण खेती, रोपण कृषि के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इसको जब लगाया जाता है ना ये पौधों की तरह लगता है। सोचे कि नहीं बीज छिड़क देंगे तो वो वैसे नहीं होने वाला। लेकिन चावल हम लोग क्या छिड़कते हैं, पहले चावल के लिए क्या चाहिए, वो बीन, बीन होता है ना, वो धान छिड़कते हैं वो, तो वो फिर उससे बीज बनता है, फिर उसको क्या करते हैं दूसरी जगह लगाते हैं। लेकिन इसके केस में वैसा नहीं होता। ठीक है, चाय के केस में ऐसा नहीं होता। और अभी ये भी बात जान लेना कि दुनिया में भारत अभी चाय के प्रोड्यूसर में, मतलब प्रोडक्शन में, ठीक है, टी के प्रोडक्शन में सबसे आगे है अभी। ठीक है, और भारत का पहला चाय बागान कब स्टेब्लिश हुआ था? असम, असम चाय लिमिटेड 1834, लिख लेना। असम चाय लिमिटेड मतलब असम टी लिमिटेड, वो 1834 में स्टेब्लिश किया गया था असम में। अभी भी दार्जिलिंग वाला भी क्षेत्र आता है, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, लेकिन असम सबसे पहले स्टेब्लिश होता है ब्रिटिश टाइम में। 35वां है सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर हैज बीन मोर सक्सेसफुली इन, ये कहां पर, डेनमार्क में। कहां पर, डेनमार्क में। डेनमार्क किधर है, ये कौन सा मतलब एरियाज में आता है? ये नॉर्थ पोल से सटा कंट्री है डेनमार्क, यूरोप के बगल में। ठीक है, यूरोप के आसपास वाला क्षेत्र। नीदरलैंड भी वहीं पे है, रसिया तो अलग है, एशिया, भारत भी एशिया में। करेक्ट आंसर डेनमार्क है। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू द रूरल सेटलमेंट? देखो दो तरह के सेटलमेंट समझाए थे, रूरल एंड अर्बन, अर्बन सेटलमेंट एंड रूरल सेटलमेंट। तो ये पूछा है रूरल सेटलमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ग्रामीण अधिवास। वही रिपीट किया, देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मतलब एक्टिविटी यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, सेक्टर्स की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा वो एक्टिविटी है जिसका यूज रूरल एरियाज में होता है? तो वो है प्राइमरी, खेती, सबसे बड़ा
सबसे ज्यादा। अच्छा, जब भारत आजाद हुआ था ना 15 अगस्त 1947 के समय, ध्यान से सुनना, एक डाटा है बस हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट के लिए। अभी अगर बात करोगे, जैसे जीडीपी टर्म होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी, जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है, जीएनपी होता है। तो अगर अभी करंट का जीडीपी देखें, जीडीपी में अगर हमारा क्वेश्चन है, सभी के लिए क्वेश्चन है, जीडीपी में ये तीनों में किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है करंट में? सभी स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जीडीपी में ये तीनों में किसका कंट्रीब्यूशन अभी सबसे ज्यादा है? सेकेंडरी, थर्ड, थर्ड कितना कितना है? थर्ड ही होगा, सर्विस सेक्टर। अभी सर्विस सेक्टर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है अभी, लेकिन जब आजाद हुआ था, ठीक है, उस समय प्राइमरी था। ये डाटा चेंज हो चुका है, ठीक है। उस समय ऐसा माना जाता था, अगर ऐसे रेशियो बनाए हम 50% से ज्यादा था, ठीक है। वो कौन सा सेक्टर था? प्राइमरी सेक्टर। बाकी बचा सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, क्विंटी जो होता है वो बाद में था, उससे कम था, लेकिन 50% से उससे अधिक था उस समय। लेकिन अभी ये डाटा चेंज हो गया, अभी यहाँ पे थर्ड सेक्टर आ गया, तीसरा कौन सा? सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। तो लेकिन इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा प्राइमरी होगा, ठीक है, क्योंकि रूरल एरियाज की बात यहाँ पे किया जा रहा है, वहां पर आज भी लोग खेती करना पसंद करते हैं। अच्छा, अभी का डाटा कितना पता है? अब बोलोगे 50 उस समय था, अभी कितना है? सुन के शौक हो जाओगे, 18 से 20% रह गया है, और आने वाला 50 साल में खत्म हो जाएगा, मतलब 5-10% बचेगा और कम हो जाने वाला है। सब शिफ्ट कर रहे हैं उधर, सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, कभी सुने हो कि कोई लड़का या कोई भी व्यक्ति बेरोजगार है, ठीक है, उसके पास काम नहीं है, क्या वो पसंद करेगा कि हम खेती करके अपना गुजर बसर करेंगे? बोलेगा नहीं, हम कुछ दूसरा काम करेंगे, होटल में काम कर लेंगे, रैपिडो चलाएंगे, फ्लिपकार्ट, ये वो दिस दैट, उसमें काम करेंगे। लेकिन वो कहेगा कि हम खेती करेंगे। वो पीढ़ी ही चला गया जो खेती के लिए था। अभी इसके बाद का जो जनरेशन है वो पता नहीं क्या करेगा। 18% अभी बचा है, मुश्किल से मुश्किल जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन उतना ही है। चलो, विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं किया जाता है? इक्वेटोरियल रीजन की बात किया जा रहा है। कौन सा इक्वेटोरियल रीजन? इक्वेटर, 0 डिग्री। तो वहां पे कौन सा खेती सबसे ज्यादा होता है? पशुचारण होता है, आर्बिट या संग्रहण, कृषि या फिर व्यापार। ये आखेट था, यहाँ पे आर्बिट हो गया है। आखेट एवं संग्रहण, हिंदी में इसको बोलते हैं आखेट एवं संग्रहण, मतलब गैदरिंग एंड हंटिंग। हंटिंग का मतलब क्या होता है? हंट करना मतलब शिकार करना, गैदरिंग मतलब उसको इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना। तब बोलेगे कि आज के मनुष्य कहाँ कहाँ हंटिंग करता है? हम लोग खेती करते, वो भी उसी के अंदर आ रहा है। हम लोग खेती कर रहे हैं, तो खेती करने के बाद जो अनाज हम लोगों के पास आता है उसको क्या करते हैं? हम लोग रखते हैं ना, घर में इकट्ठा करके रखते हैं, साल भर का हो गया खुराकी। तो ये जो इक्वेटोरियल रीजन की बात किया वहां पे किया जा रहा है, देख लेना कहाँ की बात किया जा रहा है। देखो, ये अर्थ इसको मान लेते, ठीक है, 0 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर। अब इससे इधर जाए तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इधर नीचे रहे तो 23.5 डिग्री साउथ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बीच वाला जो क्षेत्र है ना, ये इसके बीच का जो क्षेत्र आता है, यहां पर सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी, मतलब जितने भी लोग होते हैं वो ज्यादा पसंद करेंगे खेती बाड़ी करना, खेती करना। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये वाला जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच सनलाइट जो है ना, सोलर रेडिएशन जो है वो साल भर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सूर्य का प्रकाश साल भर एक समान पड़ता है इस रीजन में। इस वजह से यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत बढ़िया है, पशुचारण भी बहुत अच्छा होता है। अब प्लांट्स को या ट्री को ग्रो करने के लिए सनलाइट तो सबसे ज्यादा चाहिए ना। सनलाइट के बिना वो ग्रो नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो फोटोसिंथेसिस यहीं पर सबसे ज्यादा मिल रहा है। साल भर सनलाइट यहाँ पे इक्वल होता है। पोल्स में तो 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होगा। अभी देखो भारत में गर्मी आ रहा है, 14 जनवरी मकर संक्रांति बोंडी के बाद भारत इधर इधर लोकेटेड है। कहां पर है भारत? यहां पर लोकेटेड है भारत, है ना। 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरा है, यहां पर लोकेटेड है। अभी नॉर्थ पोल में जब गर्मी आएगा, जब नॉर्थ पोल सन की तरफ शिफ्ट होगा तो साउथ पोल पीछे शिफ्ट हो जाएगा। फिर भारत में क्या आ जाएगा? गर्मी, और इधर सर्दी, शीत आ जाएगा, इधर विंटर,
और इधर समर। समझ में आया इस रीजन में क्या सबसे ज्यादा होता है। चलो, निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है? तो वो है बेल्ट। स्टेपी जो है ना, स्टेपी, ये साउथ अफ्रीका में। अच्छा, ये घास का मैदान है, ग्रासलैंड, इसको समझ लो, ठीक है। घास का मैदान, उसका क्या नाम है वहां पे? उसको वेल्ड बोलते हैं। कहां पर? अफ्रीका में। अफ्रीका का पूरा हिस्सा नहीं। अब तुम लोग बचपन से पढ़े होगे, सुने होगे कि अफ्रीका रेगिस्तान में है। एकदम सुने होगे ना कि अफ्रीका में बहुत रेगिस्तान है, वहां पे कौन जाएगा, बालू ही बालू है। सच्चाई देखो, पूरा नहीं है अफ्रीका। देखो, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये है साउथ अफ्रीका। अफ्रीका का जो साउदर्न पार्ट है, जैसे ये हो गया अफ्रीका का ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। देखना, दुनिया का जितना भी मरुस्थल है, चाहे वो कालाहारी हो, थार हो, सहारा हो, जितना भी मरुस्थल है वो सभी कॉन्टिनेंट के वेस्ट में है। किधर है? पश्चिम में है। भारत का एग्जांपल ले लो ना, भारत में मरुस्थल किधर है? वही वाला रेंज में है ना, यहां पर राजस्थान, जैसलमेर। ये भारत का ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। किधर है? पश्चिम में है। तो ये जो सारा जो डेजर्ट है, सहारा मरुस्थल है, ये भी अफ्रीका के पश्चिम वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। ये दिख रहा है? पश्चिम वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। उसके पीछे एक विंड रिस्पॉन्सिबल है जिसको बोलते हैं ट्रेड विंड, ठीक है। और ट्रेड विंड हम पढ़ा नहीं सकते यहाँ पे, इसलिए बस इतना सुन लो कि ट्रेड विंड है। तो ये जो पूरा अफ्रीका नहीं नजर आएगा, डेजर्ट वाला यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ग्रीन ग्रीन से समझ में आ रहा है? ग्रीन ग्रीन, इधर अल्जीरिया, ठीक है, बुर्किना, ये सब जो कंट्रीज है, लीबिया, ये सब जो कंट्रीज है, ये ग्रीन से मतलब क्या, यहाँ पे वेजिटेशन है। पूरा अफ्रीका नहीं है डेजर्ट में, अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट ही है। क्लियर है? चलो, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए, ठीक है, विश्व विख्यात है? मतलब ये वर्ल्ड फेमस किस लिए है? किस पशुपालन के लिए? कौन सा एनिमल हस्बेंड्री के लिए, ठीक है, पशुचारण या पशुपालन के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पशु है जिसका सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, पाला जाता है? बकरी भारत में आ जाएगा, लेकिन भेड़ सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में लोग पालते हैं। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा देखना, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में अंतर है। एक ऑस्ट्रिया भी है, एक ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ऑस्ट्रेलिया साउथ पोल तरफ है, और ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोप में है। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम था, अभी खत्म हो गया, अभी दिखेगा भी नहीं मैप में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खलास है वो। भारत के किस भाग में झूम खेती, यहाँ पे झूम कल्टीवेशन की बात यहाँ पे किया जा रहा है, जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग है झूम। झूम खेती कहाँ पे किया जाता है सबसे ज्यादा? उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में। कहां पर? नॉर्थ ईस्ट में। अब क्वेश्चन उठेगा कि ये झूम कल्टीवेशन होता क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या? बताए थे क्या था? हाँ, झूम खेती। हाँ, शिफ्टिंग या फिर झूम कल्टीवेशन जो होता है उसमें क्या होता है, ये जो कल्टीवेशन है वो ट्राइब्स लोग ज्यादा करता है, आदिम जनजाति लोग। और भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है, ये सब जो रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा ट्राइबल्स ही है। और झूम खेती में क्या होता है, पहले वे लोग जंगल को साफ करते हैं, कटाई वटाई करते हैं उसको, उस भूमि को खेती लायक बनाते हैं, फिर वहां पे 5 साल 10 साल खेती करेंगे, फिर वहां से उठकर दूसरा स्थान चला जाएगा, वहां पर भी सेम एक्टिविटी करेंगे, साफ सुथरा करेंगे, खेती करेंगे, फिर उठ के दूसरा जगह चले जाएंगे 5-10 सालों के बाद। क्यों क्यों करते हैं? ये तो समझ में आ गया कि झूम कल्टीवेशन में यही होता है कि एक जगह स्थिर खेती नहीं किया जाता, वो नाच नाच के करते हैं, मतलब एक जगह नहीं हो तो वहां पे भागो, उछल कूद करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं पता है? मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है, हमारे जो मिट्टी है उसमें कुछ पोषक तत्व है ना, जैसे नाइट्रोजन है। मिट्टी में कौन कौन सा तत्व मिलता है, एलिमेंट मिलता है मिट्टी में? नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, सल्फाइड, ये सब जो है ना न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के। अब एक जगह अगर कई 100 वर्षों से खेती होता आएगा ना, तो उसका न्यूट्रिएंट्स में भी तो कमी आएगा, जैसे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, पुरखोती जमीन मिला है, दादा पुरखा भी करता आया, आगे वाला पीढ़ी भी कर रहा है, लेकिन उसको कुछ दिन के लिए स्किप करो, स्टॉप करो, रोको, ताकि उसका फर्टिलिटी पावर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए समय के साथ।
लेकिन लोग करता नहीं है, करते जाता है। और इसीलिए तो खाद का यूज ज्यादा हो रहा है। खाद का यूज क्यों हो रहा है ज्यादा? इसीलिए ताकि पैदावार अच्छा हो। खाद जो होता है, ठीक है, चाहे वो डीएपी हो, यूरिया, मतलब फर्टिलाइजर जो होता है, वो नो डाउट फसल को बढ़ाता है, लेकिन वो किसको फिर क्षतिग्रस्त करता है? मिट्टी के जो फर्टिलिटर पावर है, उपजाऊ शक्ति जो है, उसको फिर घटा देता है। इसलिए हम लोगों को हर साल खाद डालना पड़ता है, और हम लोग हर दिन जहर खा के आते हैं। सही बात है, हर दिन जहर खा रहे हैं। कोई सामान मिल रहा है मार्केट में जो खाद का ना हो? विदाउट फर्टिलाइजर का मिलेगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कोई कर नहीं रहा है अभी, और जो लोग कर भी रहा है वो बहुत कम कर रहे हैं। चावल, ठीक है, हम लोग आटा, जो गेहूं जो खा रहे हैं, वो उसमें भी तो खाद का यूज हुआ। सब चीज हो गया, इसलिए इंसान का उम्र घट रहा है अभी। दिन पर दिन हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या खा रहे हैं? जहर खा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। लो पोइजन ले रहे, सही बात है, आदत हो गया अब। नेक्स्ट अभी देख रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे, बस समझते चलेंगे इसको। कमेंट देख लेना, कुछ कमेंट है क्या? कमेंट? क्वेश्चन, हाँ हाँ, घूम घूम कर खेती करना, वही बात है, सही है सही है। चलो इतना तो पता है ना कि ज्योग्राफी का जो फर्स्ट बुक है वो ह्यूमन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी कोई मत समझ लेना, हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? मानव भूगोल की दो शाखाओं का नाम बताइए। राइट द नेम ऑफ टू ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये 24 का पूछा क्वेश्चन है। दो ब्रांच की यहाँ पे बात किया, दो शाखाओं की बात यहाँ पे किया जाए। पहला है आर्थिक भूगोल, यहाँ पे दूसरा लिखा ही नहीं है, ठीक है, तो दूसरा भूगोल सुन लेना। पहला है ह्यूमन ज्योग्राफी, यहाँ पे सॉरी ह्यूमन ज्योग्राफी ही पूछा है, उसका पहला है आर्थिक भूगोल, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बाद जो दूसरा है वो पीपुल, ठीक है, मानव, पीपुल। इसको भी हम लोग देखे ना, एंथ्रोपोलॉजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? रेटजेल। एमसीक्यू में भी इसको देखे हम लोग। आधुनिक मानव भूगोल का जनक, अब देखो यहाँ पे याद आता है, अभी हम लोग क्या बताएं? भूगोल का जनक किसको बताएं? इरिटोस्थनीज को। लेकिन आधुनिक मॉडर्न फादर किसको बोला जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल। ये एक्स्ट्रा डाटा था, ठीक है। ट्रेडिशनली देखे अगर हम लोग तो वो है इरिटोस्थनीज, लेकिन मॉडर्न में अगर देखें, मॉडर्न भूगोल का पिता या आधुनिक भूगोल का पिता वो कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। मानव भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं? यही है, फ्रेडरिक रेटजेल। मानव भूगोल के भी जनक है और आधुनिक भूगोल के भी पिता है। दो तरह का क्वेश्चन इससे बन सकता है। आधुनिक भूगोल का पिता रेटजेल, मानव भूगोल के पिता रेटजेल, दोनों यही है। लोग और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का महत्वपूर्ण कारक क्या है? इंटरेक्शन की बात यहाँ पे की जा रही है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपुल एंड द इन्वायरमेंट? तो वो कौन है? टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं तकनीक। हिंदी में क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी को? तकनीक। तो तकनीक ही जो है, ठीक है, जो मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध को बतलाता है। अंतर संबंध का मतलब होता है आपसी संबंधों को बतला रहा है। अच्छा, आज के समय में, आज का जो दौर है, आज का जो एरा है, मॉडर्न एरा जो है, वो उसमें मनुष्य जो है वो तकनीक से घिरा हुआ है। नहीं घिरा हुआ है? एग्जाम्पल हम अपना लेते हैं, हम पढ़ा पा रहे हैं किसके वजह से? किसके बदौलत? टेक्नोलॉजी। वो रील्स भी चला था ना, टेक्नोलॉजिया। क्या है ये? टेक्नोलॉजिया, तकनीक। मनुष्य जो है, मनुष्य का हाथ, या मनुष्य ने कभी तकनीक का हाथ नहीं छोड़ा। आज दुनिया के जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमी वाले कंट्री है, कौन कौन सा कंट्री है जो डेवलप्ड कंट्री है? एक दो का भी नाम बता दो। क्या इंडिया डेवलप्ड कंट्री है? कौन सा कंट्री है? डेवलपिंग कंट्री। अच्छा, ये क्राइटेरिया कौन फिक्स करता है कि ये डेवलप्ड है, ये अंडर डेवलप्ड है, ये लो डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है? कौन? ये जो क्राइटेरिया है, नहीं इकोनॉमिक्स नहीं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक इसको निर्धारित करता है कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील है, ठीक है, कौन सा कम विकसित है। तो तकनीक, आज दुनिया के जितने भी विकसित देश, चाहे अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, फ्रांस की बात करें, ठीक है, ब्रिटेन की बात करें, लंदन, जितने भी कंट्री है, उसके अलावा भी हैं, जितने भी देश हैं, वो सब आज विकसित है। विकसित होने के पीछे सबसे बड़ा कारण तकनीक, टेक्नोलॉजी। उनके पास बेहतर एडवांस टेक्नोलॉजी, तभी तो वो क्या है? विकसित है, ठीक है, क्या है? डेवलप्ड है। इंडिया अच्छा, चाइना क्या है? कंफर्म सब गलत बोलोगे। चाइना कौन सा कंट्री है? डेवलपिंग, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, लो डेवलप्ड?
अंडर डेवलपिंग, डेवलप्ड, डेवलपिंग। अच्छा, कौन मानता है कि चाइना जो, चीन जो है वो बहुत विकसित है, मतलब विकसित देश है? नहीं है वो विकसित, वो भी विकासशील है भारत की तरह। वो डेवलपिंग कंट्री है चाइना, अभी वो राइज हो ही रहा है, वो अभी तक हो नहीं पाया। देखो, डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री के लिए 2-3 क्राइटेरिया होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको फिलफुल करना पड़ता है, लेकिन चाइना उसको फिलफुल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अभी अगर उसमें अगर हम चले जाए ना कि कौन सा क्राइटेरिया है, तो फिर क्लास लेंदी हो जाएगा। बस इतना समझ लो कि चीन जो है वो विकासशील देश है भारत की तरह। नेक्स्ट क्या है? हम्बोल्ट द्वारा लिखित पुस्तक का नाम कौन सा? कॉस्मोस। हम्बोल्ट, कौन सा? कॉस्मोस। अच्छा, ये कॉस्मोस जो शब्द है ना, ये जो टर्म है कॉस्मोस, ये यूनिवर्स से रिलेटेड है। कॉस्मोस, कॉस्मोलॉजी, ये अलग, लोग कॉस्मोलॉजी से भी कोर्स करता है। कॉस्मोलॉजी से अगर कोई व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजर बनना, एस्ट्रोलॉजर मतलब कौन सा? वो जतरा पतरा वाला देखने वाला नहीं, पंडित वाला एस्ट्रोलॉजर नहीं, ये सब में काम करने, जो अंतरिक्ष एजेंसी जो होता है, ठीक है, वो सब में। अच्छा, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया सबसे महंगा चीज अभी तक का क्या है? कौन सा है जिसको मनुष्य ने सबसे महंगा बनाया अभी तक? सबसे कॉस्टली, उससे महंगा कुछ नहीं है। आईफोन, हीरा, सोना? सोचो, देखते हैं। मनुष्य के द्वारा बनाया गया सबसे महंगा चीज, उससे महंगा कुछ भी नहीं है। ताजमहल भी नहीं है। ताजमहल का तो बात ही मत करो, ताजमहल भी नहीं है। सैटेलाइट, चलो थोड़ा सा हिंट दिए हैं, सैटेलाइट, लेकिन सैटेलाइट भी नहीं है। नहीं, वो तो मिशन था, नहीं सैटेलाइट था ना, मैक 133। हाँ, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उससे महंगा कुछ नहीं है आज के टाइम में। ISS, जहां पर अभी भी 7 एस्ट्रोलॉजर है, अभी मतलब जो वहां पे रहता है अंतरिक्ष यात्री, वही सबसे महंगा है। उससे महंगा चीज कुछ नहीं है जो इंसान बनाया पाया अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? सिंपल सा है, एशिया में है। बताए थे कितना? 3.5 से 4 अरब, टोटल पॉपुलेशन 8 अरब पूरा विश्व का, उसमें आधा यहीं पे है। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो वो अफ्रीका में है। अफ्रीका में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। वहां पे एक दिन के बाद हर दूसरा दिन में 2-3 बच्चा पैदा हो जाता है, 10 बच्चा पैदा हो जाता है वहां पर, लेकिन वहां पे मृत्यु दर कम है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किसी एक भौगोलिक कारक का नाम बताइए। यहां पे ध्यान से समझना, हम लोग क्या देखें उसके पहले, अभी हम लोग MCQ में पढ़े कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर को देखें, जिसमें क्या क्या देखे? हेल्थ को देखे, एजुकेशन को देखे, शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच, एक्सेस टू रिसोर्सेस, ये देखें। लेकिन यहां पे क्या पूछा? ये टर्म यहां पे डाल दिया, भौगोलिक कारक बताइए। कौन सा? भौगोलिक कारक, जियोग्राफिकल फैक्टर। कौन सा? जियोग्राफिकल फैक्टर। तो वो कौन है? जल की उपलब्धता, वाटर अवेलेबिलिटी, जल की उपलब्धता। इंसान वहीं सर्वाइव कर पाएगा जहां पर जल है। अच्छा, पूरे पृथ्वी में कितना % फ्रेश वाटर है? मात्र 3% है फ्रेश वाटर, ठीक है, मात्र 3% पीने लायक पानी है हम लोगों के पास, बाकी जो बचा वो सब खारा पानी है। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व, मतलब कौन सा ये द्वीप है, ठीक है, आइलैंड है, जहां पर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलता है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वो कौन सा द्वीप है? जावा द्वीप। निम्न जनसंख्या वाले महादेश या महाद्वीप कौन सा है? ओशनिया। अभी याद, अभी दिखाए थे ऑस्ट्रेलिया के बगल में ओशनिया, ये MCQ में भी था और 2015 में इसको 2 नंबर में भी पूछा था। मानव विकास के कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ उसको माना जाता है, मानव के विकास के लिए 4 स्तंभ माना जाता है। अब 4 स्तंभ में क्या क्या आएगा? 4 स्तंभ मानव विकास के लिए, पहला स्वास्थ्य शिक्षा, जल की उपलब्धता, संसाधनों तक पहुंच। यहां पे बस डिफाइन, यहां पे बस पूछा था कि कितना है, बस 4 है। वो 4 कौन कौन सा है वो हम बता दिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, एक्सेस टू रिसोर्सेस, और वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है, जल की उपलब्धता। मानव विकास का कौन सा उपक्रम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वो था क्षमता उपक्रम। अभी बताए थे ना, कैपेबिलिटी अप्रोच भी बताए MCQ में, इस पर डिस्कस नहीं करते। फिर बस इतना बताओ, अमर्त्य सेन को नोबेल कब दिया गया था, क्यों दिया गया था? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अमर्त्य सेन को नोबेल कब दिया गया और क्यों दिया गया?
और नोबेल कौन देता है? सोच के रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादक सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? 1990 में। इसी के लिए उसको दिया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1997 में। चलो आगे, मानव विकास की परिभाषा दीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास क्या है? तो क्या बोलता है? ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और जीवन में सुधार करता है, उसको मानव विकास कहते हैं। डेवलपमेंट द इंक्रीजेस पीपुल्स चॉइस एंड इम्प्रूव देयर लिविंग इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये क्या बोलता है कि मानव विकास क्या है? मानव विकास वह अवधारणा है, वह कॉन्सेप्ट है जो मानव के विकास को में वृद्धि करता है, उसके जीवन को क्या करता है? आसान बनाता है। वही तो है मानव विकास। अच्छा, मानव विकास के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, कौन कौन से कारक हो सकते हैं? वही हम लोग समझे, चार फैक्टर बताए ना। वही तो मानव को विकसित कर सकता है, उसका विकास में सहायता कर सकता है। सतत पोषणीय, यहाँ पे देखो सस्टेनेबल, क्या पूछा है? सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे है, लेकिन पता है कितना सस्टेनेबल गोल है? 17। टोटल कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, हम पूछे, सिर्फ एक टर्म पूछते, सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ होता है? सतत विकास का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन यहाँ पे कुछ उसी तरह से मिलता जुलता है। देखो, सतत विकास का अर्थ होता है मनुष्य को, इंसान को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक मतलब सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकली, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से उसको विकसित करना, वही है सतत विकास की अवधारणा। तो यहाँ पे बोल रहा है। उसके साथ ही पर्यावरण भी आएगा, इन्वायरमेंट भी आएगा, फाइनेंशियली वित्तीय रूप से भी आएगा, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी प्रयोग होगा। मानव संसाधन, मानव विकास सूचकांक की गणना कैसे घटकों से की जाती है? मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसके 4 प्रमुख घटक कौन से? अब यहाँ पे फैक्टर पूछ दिया, ठीक है। कौन से घटक है? पहला है इक्वालिटी, समानता होना चाहिए। लोगों के अंदर क्या होना चाहिए? समानता होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। अच्छा, क्या हम लोगों के पास राइट टू इक्वालिटी है? समानता का अधिकार है क्या हम लोगों के पास? फंडामेंटल राइट तो दिया है ना कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 से 35 तक। तो भाई उसमें जो आर्टिकल, फर्स्ट जो आर्टिकल होता है ना, राइट टू इक्वालिटी से ही शुरू होता है, 14 से 18, राइट टू इक्वालिटी, समानता होना चाहिए। सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी। दूसरा है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। और चौथा जो फैक्टर वो है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। क्या है? एम्पावरमेंट। देखो, न्यूज में अक्सर ये टर्म हमेशा चलते रहता है न्यूज में, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, इंडिया वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। ऐसा वुमेन एम्पावरमेंट का क्या अर्थ है? एक शब्द में बताओगे तो, एक लाइन में बताओगे, क्या होगा? महिला सशक्तिकरण का मतलब ये पता है होता क्या था? पहले के टाइम में जब पढ़ते थे 6ठा 7वां 8वां में, 26 जनवरी 15 अगस्त का दिन आता था। अब किसी को स्पीच देना है, अब स्पीच वो दे रहा है सपोज वुमेन एम्पावरमेंट में, तो उसको वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ही नहीं पता, जाके रट के माइक के सामने आ गया। बाद में पूछते अच्छा कौन सी था वुमेन एम्पावरमेंट, क्या था? बोलता हम ना जानियो, क्या बोलोगे? ऐसा ऐसा भी था। स्पीच वो देख के आ गया उस पे, यार उसका जो बेसिक है वो भी नहीं पता, एम्पावरमेंट का क्या अर्थ होता है। देखो यहाँ पे चूंकि एम्पावरमेंट लिखा है, यहाँ पर अगर एक टर्म हम जोड़ दें, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है समाज में महिलाओं को, ठीक है, पुरुषों के समान नजरिए से देखा जाना। तो भारत एक ऐसा देश रहा है ना, भारत में महिलाओं के साथ शोषण बहुत होता आया है। पता है महिलाओं का शोषण सबसे ज्यादा किस टाइम में हुआ है? मिडेबल पीरियड में सबसे ज्यादा हुआ है। अभी तो मॉडर्न में हम लोग, मिडेबल में, मध्यकाल में सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण हुआ है। और आज भारत की अगर हम लोग बात करते हैं, ये सोचना नहीं कि भारत की हम आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ये बोला जाता है ना कि भारत की संस्कृति रही है, सभ्यता रहा है, एक सिविलाइजेशन रहा है, सिविलाइज कल्चर रहा है, ट्रेडिशन रहा है, रिचुअल्स रहा है, कि हम लोग विकसित देश थे, विश्वगुरु थे। लेकिन यही देश में एक ऐसा प्रणाली था। अच्छा, नांगेली के बारे में कौन जानते हो? नहीं? अच्छा, भारत का एक ऐसा क्षेत्र था, एक ऐसा राज्य था जहां पर महिलाओं को स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में ये प्रणाली था, जो वहां के ब्राह्मण वर्ग लोग का फैलाया हुआ था वो, ठीक है। महिलाओं को स्तन ढकने के लिए और पुरुषों को पगड़ी पहनने के लिए कर देना पड़ता था ब्राह्मणों का, क्योंकि 4 वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आता है, तो शूद्रों को यह अनुमति नहीं थी, खासकर महिलाओं का। तो अपना तन ढकने के लिए उसको क्या देना पड़ेगा? पैसा दो पहले, टैक्स दो। इस तरह का भेदभाव किया जाता था। तो वुमेन एम्पावरमेंट का अर्थ ही होता है महिलाओं को, लड़कियों को
शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सक्षम करना और समाज में उस अहदे तक लेके जाना जिसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष प्रधान देश हो, अभी हम लोग का वही है ना, अभी पेट्रियार्कल सोसाइटी है या मैट्रियार्कल सोसाइटी, हम लोग का पितृ सत्तात्मक देश है या पितृ सत्तात्मक समाज है या मातृ सत्तात्मक समाज है? पितृ सत्तात्मक समाज है। अब पूछो कैसे है? वो इसलिए जब औलाद जन्म लेता है, जब कोई भी बेटा बेटी कुछ भी हुई, उसका पहचान उसके बाप के नाम पे होता है, माता जी के नाम पे नहीं होता। तो यही है पेट्रियार्कल सोसाइटी। हम प्रमाण बता दिए, ठीक है, टाइटल बाप के नाम पे लगेगा। चलो नेक्स्ट है, भूमध्य सागर में कृषि के किस प्रकार का, अभी देखे ना किस प्रकार का फसल वहां पे, खट्टे रसदार, वही देखें, मुख्यतः खट्टे फसलों की खेती की जाती है, जैसे अंगूर हो गया, अंजीर हो गया, जैतून हो गया, ये तक फसल होता है, फल होता है। अब तो लोग देख लो कि भूमध्य सागर ये क्षेत्र है कहाँ, बार बार आ रहा है, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, मेडिटेरियन रेंज कहां पर है, देखो ये दिख रहा है, मेडिटेरियन सी दिख रहा है यहाँ पे, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर किसके किसके बीच है? ये है अफ्रीका, ये अफ्रीका है, अफ्रीका और ये यूरोप है। अफ्रीका और यूरोप के बीच वाला जितना भी कंट्री है ना, ये सटा हुआ जो कंट्री है मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से, इन्हीं क्षेत्रों में कौन सा खेती होता है? फलों की खेती होता है। देखो फल की खेती के लिए जो क्लाइमेट होना चाहिए वो वेदर होना चाहिए, ठंडी होना चाहिए, ठंडी जलवायु होना चाहिए। जैसे कश्मीर का सेब फेमस होता है, इधर भी बिकता है ना, यानी कश्मीर का सेब बहुत मीठा है, अच्छा है। तो ठंड प्रदेश में फलों की खेती सबसे ज्यादा होती है, और यूरोप में साल भर ठंडा देखने को मिलेगा। यूरोप, क्यों यूरोप में साल भर ठंडा क्यों रहेगा? क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है। और हम बताए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो के बीच का जो क्लाइमेट होता है साल भर इक्वल होता है ऊपर। जैसे जैसे हम लोग पोल्स की ओर जाएंगे ठंडा बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे इक्वेटर की ओर आएंगे गर्मी बढ़ती जाएगी, ऐसा होता है। इसलिए इस क्षेत्र में फलों की खेती ज्यादा होता है क्योंकि ये ठंड प्रदेश है। देखो रोपण कृषि भी बता दिए, चाय है। देखो जो एमसीक्यूज में था उसको फिर रिपीट करते करते बाद में 2 नंबर में भी पूछा है जैक, 22 में भी उसको 2 नंबर में पूछ दिया, 15 में उसको 1 नंबर में पूछ दिया। ठीक है, वही क्वेश्चन है, सारा बताया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पशुपालन, भेड़ का वो, ठीक है। कृषि, विषुवत रेखा प्रदेश में इक्वेटोरियल रीजन में किस प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है? खेती। सनलाइट ज्यादा तो खेती ज्यादा होगा। क्लियर है? तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कल करेंगे, कल ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग 5वां से 7वां चैप्टर एक बार मर्ज करके देखेंगे। ऑनलाइन कुछ कमेंट है क्या? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे बाबू, फिर कल क्लास करेंगे।